मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और अपनी सलाहियतें निखारते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी और सलाहियत से ज़रूर नवाजा होता है, और अगर हम उन सलाहियतों को, उन खूबियों का इदराक कर लें तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। लेकिन हम में से बेशतर अफराद इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि जनाब हमें कोई आकर बताए कि हम में क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि लोग हमेशा हमारी खूबियाँ पहचानने की बजाय जो हमारी खामियाँ होती हैं ना, हमें वो गिनवाते रहते हैं। हम में क्या गलत है ये तो सब बताते हैं, लेकिन हमें क्या ठीक है, हम क्या कर सकते हैं ये कोई नहीं बताता। क्या अच्छाई हमारे में मौजूद है ये बहुत कम लोग होते हैं जो हमें बताते हैं, जो हमारा अच्छा सोचते हैं। तो अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी सलाहियतों को खुद आपने पहचानना है, अपनी खूबियों का इदराक खुद आपने करना है और उन्हें पॉलिश भी खुद करना है। फिर देखिएगा कामयाबी कैसे आपके पाँव चूमती है और आप कामयाब भी होंगे। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ, और बात हो रही थी टैलेंट और सलाहियतों के हवाले से। तो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इसे ये सलाहियत भी बख्शी है कि वो कोई भी काम उम्र के किसी भी हिस्से में कर सकता है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए, अपनी ज़िंदगी में गोल सेटिंग कर ली जाए तो कुछ भी मुमकिन नहीं रहता। आज हम आपकी एक ऐसी ही बासलाहियत बच्ची से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। उनकी उम्र महज 10 साल है और वो पाकिस्तान की कम उम्र तरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर भी हैं, लेक्चरार भी हैं और उसके साथ साथ एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। 10 साल की बच्ची हैं सिर्फ वो, और वो इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर रही हैं ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त रानी ईमान फातिमा है। रानी ईमान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप। ईमान, इस उम्र में बच्चे जहाँ पे खेल रहे होते हैं और गुड़ियों से खेल रहे होते हैं और अपना बचपन एंजॉय कर रहे होते हैं, आप इतना कुछ कर रही हैं, किस तरह, कहाँ से शौक़ आया, क्या सोचा आपने? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मेरे पापा हैं वो बुक्स लिखा करते थे और अब भी लिखते हैं। उनकी बहुत सी बुक्स आ चुकी हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये महसूस किया कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ वक्त गुजार रहे हैं और वो बुक्स पढ़ने की तरफ ज़्यादा नहीं आ रहे। और खुशकिस्मती ये भी थी कि उस वक्त लॉकडाउन भी था और फिर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया। एक तो मेरे मम्मा पापा ने भी साथ मुझे मशवरा दिया और साथ ही साथ फिर मैंने अपने पापा के साथ मिलके यूट्यूब चैनल मेरे पापा ने मुझे बना के दिया और फिर कहा कि आप इसके ऊपर कुछ अच्छी बातें करो, वो बातें जो दूसरों को इस्लाह दे सकती हैं और दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, मतलब उनमें दूसरों का भला हो। तो वो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मतलब रियलाइज़ करने के बाद। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मुझे अब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं। तो जब आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जैसे आपने बताया, वहाँ पर यूट्यूब पे अपने ब्लॉग भी करती हैं और सारा बताती भी हैं लोगों को, तो वो चीज़ें कहाँ से आती हैं, उनकी तैयारी कैसे करती हैं आप, मतलब ख्याल कैसे आता है कि अच्छा मैं इस चीज़ पर बात कर सकती हूँ लोगों के साथ? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं खुद महसूस करती हूँ कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब एक स्टूडेंट की हैसियत से मैंने ये महसूस किया कि बच्चों का टाइम टेबल होना चाहिए, बच्चे किस तरह अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं। या एक बच्चा होने के नाते मैंने महसूस किया कि वालिदैन को बच्चों के साथ ये कुछ करना चाहिए। और कुछ मेरे पापा ने भी मुझे बुक्स दी पढ़ने के लिए, कुछ पापा की बुक्स पढ़ी, तो वहाँ से मुझे कुछ इन्फो मिली और जो कुछ मैं रियलाइज़ करती हूँ, महसूस करती हूँ कि हाँ यार ये लोगों की ज़रूरत है। लोग ये सोशल इश्यूज़ पर या दूसरे इश्यूज़ पर लोग जानना चाहते हैं, तो फिर मैं उसके मुतालिक वीडियो बना लेती हूँ। मतलब आप जो चीज़ें महसूस कर रही होती हैं अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में, आपको वो लग रहा होता है कि इस पे बात करना ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, मेरे मम्मा पापा भी कुछ मुझे मशवरा देते हैं कि आप इस टॉपिक पे भी बात करें, इस टॉपिक पे बात करें। तो आपको शुरू से ही, अभी तो आप 10-11 साल की हैं, तो क्या शुरू से ही बचपन से ही आपको पढ़ने का शौक़ था, किताबें पढ़ने का शौक़ था? अब फादर तो आपके लिखते ही हैं, तो वो आपको बताया करते थे कि आपने ये किताबें पढ़नी है? जी देखिए, पहले बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ मतलब अलग, मतलब पहले मैं स्कूल में स्पीचेस भी करती थी ना, मतलब लेक्चर्स वगैरह भी देती थी। और जब मैं छोटी थी तब भी पापा मुझे कुछ छोटी बच्चों की कहानियाँ होती हैं, छोटी जो कहानियाँ वगैरह होती हैं, हाँ जी, और जो
आप कह लें मैगजीन्स वगैरह होते हैं, वो मैं बचपन से ही मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई थी ना, 2-3 क्लास में आई थी, तब से मैं ये पढ़ती आ रही हूँ। तो वहीं से मुझे शौक आया था। तो ये इस तरह शौक डेवलप हुआ। तो जो आप यूट्यूब पे जो करती हैं वीडियोस, वो अकेली करती हैं, उसमें कोई और भी आपका साथ देता है? टॉपिक्स कौन चूज़ करता है? और उसके बाद में पहले कितनी प्रिपरेशन करती हो वीडियो बनाने से पहले? कौन साथ देता है? वो मेरे पापा भी साथ, मतलब वीडियो तो मेरे पापा ही शूट करते हैं, और साथ मुझे मम्मा भी मुख्तलिफ चीज़ें बता देती हैं। टॉपिक्स भी मेरे मम्मा पापा मिलके ही बताते हैं। और इसके साथ साथ तैयारी में तो मैं, आप कह लें, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड को वीडियो ज़रूर बनाऊँ, सैटरडे के दिन। तो जो पूरा हफ्ता होता है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके ऊपर तैयारी करना, वो सारा खुद करती हैं आप? जी, मालूमात लेना, तो वो मैं खुद लेती हूँ। और जहाँ पापा को कोई अच्छा टॉपिक मिल जाए बुक पढ़ते हुए, या कोई अच्छी चीज़ लग जाए, तो उसके मुतालिक मुझे बता देते हैं, और फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना लेती हूँ। तो किस तरह मैनेज किस तरह करती हैं ईमान? आप साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रही हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इस उम्र में बच्चे होते हैं कि वो पढ़ाई बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं, तो वो अदर एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व भी नहीं होते, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक स्कूल भी रन कर रही हैं, उसकी प्रिंसिपल भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लेक्चरार भी हैं, तो किस तरह सब कुछ मैनेज कर लेती हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अच्छा। बट मैं स्कूल को एक पापा के साथ डायरेक्ट कर रही हूँ, डायरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने दूसरी बात क्या पूछी थी कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ? मतलब मेरे पापा ने ना मुझे टाइम टेबल एक बना के दिया हुआ है कि इस टाइम पे आपने अपनी वीडियोस को शूट करना है, इस टाइम पे आपने ये वाला काम करना है, और इस टाइम पे पढ़ाई को वक्त देना है, ट्यूशन पढ़ना है। तो उसके हिसाब से, और वैसे भी मुझे सैटरडे को स्कूल से ना छुट्टी होती है। हाँ। तो इसलिए फिर वो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं उस टाइम पे वीडियो शूट कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपने टाइम मैनेजमेंट जो है ये अच्छी की हुई है, इसी वजह से आप बाकी चीज़ों को भी कोप अप कर सकती हैं। तो अभी पढ़ क्या रही हैं आप? कौन सी क्लास में हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा दिलचस्पी है? मैं अभी 8th क्लास में पढ़ रही हूँ। अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा, आप कह लें, हिस्ट्री मुझे पसंद है, और जोग्राफिया भी मैं पढ़ लेती हूँ शौक से। उर्दू तो मैं अपने पास से ही लिख लेती हूँ ज़्यादातर। अच्छा। और इंग्लिश में भी मैं पढ़ लेती हूँ। मैथ में बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बट वो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैनेज कर लेती हूँ। तो आपके साथ और भी बच्चे होंगे जी, आपकी क्लास में भी, आपके इर्द गिर्द भी बहन भाई या कजिन्स भी, तो वो आपको देखकर मोटिवेट होते हैं कि हम भी इस साइड पर जा सकते हैं? मतलब इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ सब कर रही हैं। जी हाँ जी, वो भी मोटिवेट होते हैं, और मतलब वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं मेरी वीडियोस का। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मेरे पापा के भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि इन्हें भी सिखाओ, मतलब हमारे बच्चे भी आपकी बच्ची को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। और जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, वो भी अक्सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और वो भी सोचते हैं कि अब हमने भी कुछ बड़ा करना है और तुम जैसा बन के दिखाना है, या तुमसे भी अच्छा बनना है। मतलब उनके अंदर भी जोश आता है और हिम्मत भी आती है मुझे देख कर। तो जिस स्कूल में आप पढ़ रही हैं, जिसके स्कूल के प्रिंसिपल आपके फादर हैं, उसी स्कूल में आप पढ़ रही हैं क्या? नहीं, पहले ना मैं उस स्कूल में पढ़ती होती थी, तो मैं ना बार बार ऑफिस में आ जाती थी, तो पापा को तंग करती थी। उसके बाद पापा ने ना मुझे दूसरे स्कूल में लगा दिया, तो अब मैं दूसरे में तंग करती थी आप? हाँ जी, पहले मैं तंग करी, जब मैं छोटी थी ना, तब मैं, जब इससे भी छोटी थी, तब मैं अपने पापा के स्कूल में पढ़ती थी। और जैसे आपकी कुछ वीडियोस भी हमने देखे हैं ईमान, उसमें आप एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में बता रही हैं लोगों को कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इस उम्र में तो हमें पता भी नहीं होता, इतनी छोटी सी उम्र में, कि एंजाइटी क्या है और डिप्रेशन क्या है। बहुत बड़े होकर हमें पता चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये एक्चुअली चीज़ें हैं क्या। तो आपने कैसे ये समझा कि एंजाइटी और इसके बारे में मुझे बात करनी है, और आपको कैसे पता चला? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बुक्स पढ़ने से, मैंने बहुत सारी बुक्स उसके मुतालिक भी पढ़ी हैं। कुछ जो अखबार में मुख्तलिफ आते थे कि डिप्रेशन की वजह से इसकी मौत हो गई, या इसने डिप्रेशन की वजह से इतना दबाव लिया, या कुछ मैंने उसके हल भी पढ़े बुक्स में कि किस तरह हम डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और फिर मेरे मम्मा पापा ने भी मुझे बताया कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा, मतलब एक बीमारी बन चुकी है, मसला बन चुका है, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा पर उसके ऊपर बात की। बाकी बुक्स जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे उनसे नॉलेज आता है, डिप्रेशन के बारे में भी, और जितने मैंने दूसरे टॉपिक्स दिए। और कुछ पापा भी मुझे पॉइंट्स बताते हैं कि आप इस चीज़ को भी उस अपनी वीडियो में ऐड करेंगी तो ज़्यादा वो अच्छी वीडियो बन जाएगी। और जैसे आपने कहा बुक्स भी पढ़ती हैं, अपनी कोर्स के बुक्स के अलावा कौन कौन सी बुक्स पढ़ती हैं? देखिए, मैं बहुत सी, जैसे हमारे जो स्कूल है उसकी लाइब्रेरी में मैंने कासिम शाह अंकल के साथ गुफ्तगू, वो बुक भी पढ़ी है।
इशफाक अहमद अंकल की बुक जो है वो जाविया मैंने बुक पढ़ी है, और इसके साथ साथ मैंने वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुफ्तगू और दूसरी बुक्स अब्र मुसलसल और इस तरह की बुक्स दूसरी भी मैंने पढ़ी हैं बुक्स, मतलब जो सिलेबस से हट कर होती हैं वो, मतलब जब मैं स्कूल से आती हूँ तो थोड़ा सा मुझे वक्त मिल जाता है तब मैं उन बुक्स को रीड कर लेती हूँ। जी। डेली रूटीन में क्या आपकी पूरी रूटीन होती है? स्कूल से आना, ट्यूशन और वैसे पढ़ना, खाना खाना, घर वालों को किस तरह टाइम देती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुबह स्कूल चली जाती हूँ, उसके बाद जब मैं स्कूल से आती हूँ नहा के खाना खा के तो मैं अपने भाई के साथ भी खेलती हूँ। जब मम्मा खाना बनाती हैं तो भाई के साथ खेलने के बाद जब वो सो जाता है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि मैं बुक्स को पढ़ लूँ। ठीक है। तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, और फिर जो मेरा टाइम हो जाता है कि ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो मेरी टीचर मुझे पढ़ाने आती हैं तो वो मैं उनसे ट्यूशन पढ़ती हूँ, और उसके बाद मेरा थोड़ा सा वक्त मिलता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी टाइम देती हूँ, उसकी मुतालिक सर्च करती हूँ, कुछ वीडियो की भी तैयारी करती हूँ कि अगले किस टॉपिक पे मैंने बात करनी है, और उसके मुतालिक भी मैं बहुत सारी रिसर्च कर लेती हूँ। अच्छा। और फिर मैं अपने भाई को पकड़ती हूँ तो मम्मा खाना वगैरह बना लेती हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं, और फिर रात को मुझे अगर टाइम मिलता है तो अक्सर मैं CID देख लेती हूँ। अच्छा। और कार्टून भी देखती हूँ, मोटू पतलू, जब मुझे टाइम मिल जाता है तब टाइम मिल जाता है। इसके अलावा लेकिन हमने ईमान देखा है मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं ना वो इस उम्र में कहते हैं कि जनाब हमारा बच्चा जो है ना ज़्यादातर तवज्जो पढ़ाई पर दे, दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो आप क्या बच्चों को कहना चाहेंगी कि वो इस एज में पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन से जो हुनर है वो सीख सकते हैं? अच्छा, देखें, मैं सबसे पहले तो वालिदैन को ये कहूँगी कि बच्चों के लिए पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा दूसरी एक्टिविटीज़ में, पहले आपको देखना पड़ेगा आपके बच्चे के अंदर क्या ऐसी सलाहियत है कि वो उसके मुतालिक अपने पैशन को चूज़ कर सकता है। मैं पहले स्पीचेस करती थी, मैंने आपको बताया, मेरे मम्मा पापा को पता चला कि यार ये इतनी अच्छी स्पीचेस कर लेती है तो ये बोल भी तो सकती है, मतलब गुफ्तगू कर सकती है लोगों के साथ, लोगों को कुछ अच्छी बातें बता के उनकी सलाह कर सकती है, तो फिर उन्होंने चूज़ किया। और अगर आप ये कहें आप भी अपने बच्चे के अंदर कोई टैलेंट चूज़ कर सकते हैं, आपका बच्चा ज़्यादा ध्यान अगर कंप्यूटर की तरफ दे रहा है या दूसरी एक्टिविटीज़, आपका बच्चा बुक्स पढ़ने की तरफ ध्यान दे रहा है या वो छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का उसके अंदर शौक़ है, तो ऐन मुमकिन है वो राइटर बनना चाहता हो, तो आप, और अगर वो छोटे छोटे जहाज़ बना के उड़ा रहा है, उसे शौक़ है, वो ऐन मुमकिन है पायलट बनना चाहता हो, तो आप पढ़ाई पे तो उसकी तवज्जो रहने दें, लेकिन उसके साथ साथ जब वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा ले रहा है तो आप उसे लेने दें। ये ना कहें कि सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत से बच्चे हैं जिनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, तो हम बच्चों में खुद एतमादी कैसे पैदा कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखें, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप पहले बच्चों की कुछ चीज़ें जो उनके अंदर हैं, मतलब आपका बच्चा क्या क्या अच्छे काम कर लेता है, उसकी राइटिंग अच्छी है, मिसाल ले लें, उसकी राइटिंग अच्छी है, उसकी रीडिंग अच्छी है, वो मतलब अच्छे से स्किल्स अच्छी हैं, वो आप लिख लें, एक पेपर के ऊपर लिख लें। अब वो आप बच्चे को रोज़ दिखाएं कि यार आप ये काम कर सकते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते, आप ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते, तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं इतने सारे काम कर सकता हूँ तो ये एक काम भी मैं कर लूँगा, और फिर उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी, क्योंकि खुद एतमादी तो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर आप किसी भी मकाम तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जनाब रानी ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, एंटरप्रेन्योर भी हैं जनाब, लेक्चरार भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी उनको कह सकते हैं, और लोगों तक अपनी आवाज़ भी पहुँचा रही हैं, और सिर्फ 10 से 11 साल की है। ईमान, आपको मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं और हमारे साथ आपने गुफ्तगू की है। अच्छा आप ही, मैं ना आपके चैनल के थ्रू एक पैगाम देना चाहूँगी। अच्छा, मैं वालिदैन को एक पैगाम देना चाहती हूँ, और ये मैं कोशिश करती हूँ कि इस पैगाम को आम करूँ। बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाए, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। आप उनकी तरबियत पे ध्यान दें, ठीक है, उनके लिए बेशक आप अभी दौलत जमा ना करें, लेकिन जब आप उनकी तरबियत कर देंगे ना, वो किसी मकाम तक पहुंच जाएंगे और ख़ुद वो फिर अपने पाँव पे खड़े होके अपने काम खुद कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप किसी भी तरीके से, जैसे अब वालिदैन अपनी जान छुड़ाने के लिए अक्सर माएँ उन्हें लगा के दे देती मोबाइल वगैरह कि इस पे आप देख लो, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है, मैंने जोनी जोनी पोएम तो आपने सुनी होगी, तो उसे मैंने एक्सपोज किया है। किस वजह से कि उसमें क्या सिखाया जा रहा है कि बच्चा झूठ बोलता है, अपने वालिदैन से झूठ बोलता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैंने शुगर नहीं खाई,
तो जब आपके बच्चे इस चीज़ को देखेंगे वो भी ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार हमारे वालिदैन को पता नहीं चलेगा और हम झूठ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उन्हें इस चीज़ से आपने जो भी चीज़ अपने बच्चों को दिखानी है ना मोबाइल वगैरह पे, आप पहले देख लें क्या आप दिखा रहे हैं, या एक बड़ी स्क्रीन पे आप उन्हें लगा के दे दें। जी, रानी ईमान फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। ईमान, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का, और आपसे भी जनाब यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को समझिए, उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं ना उनको निखारने की कोशिश करिए। हम मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं मुहलिक कोरोना वायरस की, जिसकी चौथी लहर बेकाबू होती जा रही है और मुस्बत केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में कोरोना का फैलाव खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.4 रिकॉर्ड की गई है। शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में भी इजाफा होने लगा है और शहर के अस्पतालों की अगर बात की जाए तो उधर मौजूद वेंटिलेटर्स 47% भर गए और दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है और वैक्सीनेशन के अमल में भी तेजी लाई जा रही है। 1 सितंबर से 17 साल के शहरी भी वैक्सीन लगवा सकेंगे और 30 सितंबर के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर कोई सफर हवाई सफर पर पाबंदी आयद की गई है। होटल, गेस्ट हाउसेस, शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स में भी आने वालों की वैक्सीनेशन लाजिम करार दे दी गई है। और कोरोना केसेस की हालिया लहर में तेजी की वजूहात क्या है और मुहलिक वायरस की नई इकसाम कितनी खतरनाक है और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ है, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर फौजिया, हम देख रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी ये जो कोरोना वायरस है इसकी जो चौथी लहर है वो बेकाबू हो चुकी है और केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोनों डोजेस के बाद भी हम देख रहे हैं कि लोग शिकार हो रहे हैं कोरोना का। तो आपको क्या लग रहा है, वैक्सीनेशन के बाद लोग जो हैं SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, वो एहतियात छोड़ देते हैं, इसलिए शिकार हो रहे हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं मुनीबा। इसमें जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई उनको तो हो ही रहा है, ठीक है, और जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा। एक तो ये कि अगर खुदा ना खास्ता उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी शिद्दत, बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो वेंटिलेटर पे चले जाएं या हॉस्पिटलाइज हों। ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारी पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है, ज़्यादा पॉपुलेशन है यंग लोगों की, और आपने देखा होगा इस लहर में ज़्यादातर यंग लोग इन्फेक्टेड हुए, जवान और बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि पहले हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी उन लोगों पे जो 60 साल से ऊपर थे, 60 और 65 से ऊपर थे। इस दफ़ा ज़्यादा जवान और बच्चे शिकार हो रहे हैं। और चौथी लहर में हमारे पास डेल्टा वेरिएंट है, इसके अलावा एक और वेरिएंट है एप्सिलॉन वेरिएंट जो पाकिस्तान में। अब ये वो वाले वेरिएंट्स हैं जिनकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है, SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, मुख्तलिफ मौक़े आए, ईद आई, उसके बाद आशूरा आया, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मौक़े थे जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा। इसके बारे में भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोगों ने क्या जो वैक्सीनेशन के बाद उस पर SOPs पर अमल करना छोड़ दिया है या पाबंदियाँ जो हैं वो कम कर दी गई है, इस वजह से ये काबू में नहीं आ रहा? सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। सर, मैं कह रही थी कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि रोज ब रोज जो है केसेस में इजाफा होता जा रहा है और चौथी लहर जो है बेकाबू होती जा रही है, तो मुझे बताइएगा जो पाबंदियां हमने कम की हैं, आपको लग रहा है ये उस वजह से बेकाबू हो रही है या लोगों ने एहतियात करना छोड़ दिया? ये दोनों चीजें साथ साथ हैं। डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमें हमारे मुशाहिदे में एक बात है कि डेल्टा वेरिएंट की जो चंद मखसूस बातें थी उसमें से एक मखसूस बात ये थी कि ये बाकी जो इस पहले वेरिएंट्स आए थे उनसे ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है और उसकी वजह से जितने भी पहले वाले मरीज हैं वो मतलब अगर आप उसी तरह से भी इम्प्लीमेंट करवाएं तो वो शायद थोड़े हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमने चौथी लहर आने से बहुत पहले इसके हवाले से न सिर्फ अर्ली वार्निंग साइंस देने शुरू कर दिए थे बल्कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काम भी शुरू कर दिया। लाहौर वेयर्स मास्क की एक कैंपेन भी चलाई
इस वजह से इतनी ज्यादा तेजी से इजाफा हमारे पास नहीं हो रहा। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी कि इजाफा हो रहा है, और हमें न सिर्फ SOPs पे बल्कि नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन पे अमल दरामद करना है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ लोगों को वैक्सीनेशन पे भी मजबूर करना है और उनको कन्विंस करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और सर दूसरा हमने सुना है कि 30 अगस्त के बाद मजीद पाबंदियां लगाने जा रहे हैं आप, वो कौन कौन सी पाबंदियां होंगी? जी बिल्कुल, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड लिस्ट हमने इशू की है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सर्विस डिनाइल हमने किया है, खास तौर पे ट्रेवलर्स के ऊपर, बिकॉज ये बीमारी बुनियादी तौर पर ट्रेवलर्स फैलाते हैं। ट्रेवलर से मुराद है मेरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लोग, ट्रेवलर से मुराद है वो लोग जो कि पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, ट्रेवलर से मुराद है वो लोग जो रेस्टोरेंट्स के अंदर या होटल्स के अंदर आके रहते हैं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो इन तमाम लोगों के लिए हमने ये अब लाजिम कर दिया है कि अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो वो अनफॉर्चुनेटली ये सर्विसेज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ट्रैवलर्स का प्रोटेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और सबसे पहले जो है वो वही इस बीमारी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वो ज्यादा मूव कर रहे होते हैं। दुनिया भर में अगर आप मुशाहिदा करेंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल मुशाहिदा करेंगे, इंटर कंट्री मुशाहिदा करेंगे, इंटर रीजन मुशाहिदा करेंगे, तो आपके सामने ये बात आएगी कि जितने ज्यादा मोबाइल मुल्क थे या ज्यादा तेज मूव करने वाले मुल्क थे, उनमें ये बीमारी पहले आई है। स्लो मुल्क है, फॉर इंस्टेंस आप अफ्रीका की मिसाल ले रहे हैं, अफ्रीका चूंकि बहुत स्लो मूविंग कंट्री है, वहाँ पर ये बीमारी का मुशाहिदा आपको कम मिलता है, बहुत कम कंट्रीज में। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि 30 के बाद जो है लोगों की मोबाइल सिम्स भी बंद कर दी जाएंगी जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, ये कितनी दुरुस्त खबर है? देखिए जी, हमारी तरफ से तो हम चाहते ये हैं कि 30 तो बहुत बहुत दूर है, हम तो चाहते हैं कि एक हफ्ते के बाद ये कर्ज लोगों को लगा दिए जाए, बिकॉज हमने एक बहुत आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि पिछले 7-8 माह से हेल्थ डिपार्टमेंट का सारा पैराफर्नेलिया सिर्फ एक काम पर लगा हुआ है, और वो काम जो है वो वैक्सीनेशन का काम है या नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन का इम्प्लीमेंटेशन का काम है। अब कब तक हम ये इसी तरह से, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तमाम काम छोड़ के, पोलियो, डेंगू, जो हमारी रूटीन की इम्यूनाइजेशन है वो छोड़ के, क्या कब तक ये वैक्सीनेशन वाला काम करता रहेगा? ऑब्वियसली बाकी चीजों पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन वो इतनी ऑप्टिमम नहीं है। हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस वैक्सीनेशन की वजह से। तो क्या हमने ये ताकत ये काम इस तरह चलाना है कि रोजाना 4 लोग आएंगे और वैक्सीनेशन करा के चले जाएंगे? तो न सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बल्कि दूसरे हेल्थ इश्यूज को भी प्रायोरिटाइज करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी वैक्सीनेशन को जल्दी करें, ताकि दूसरी दीगर चीजों के ऊपर इक्वल प्रायोरिटी दी जा सके। हम चाहते हैं कि हम अपनी जो पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन, उसको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। हजारों की तादाद में हमारी ह्यूमन रिसोर्स 5 सेंटर्स बना के बैठी है। लाहौर में अब सेंटर्स की तादाद हमने 400 से ज्यादा। अगर ये लोग कब तक बैठे रहेंगे लोगों के इंतजार में? तो जब तक हम लोगों पे कर्ज नहीं लगाएंगे, लोगों को ये नहीं कहेंगे कि जल्दी आइए वैक्सीनेशन करवाइए, तब तक ये सेंटर्स जो है ये फारिग बैठे रहेंगे, लोगों का इंतजार करते रहेंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जल्द से जल्द लोग आए और अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, और ये जो कर्ज इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाएगी और मजीद कर्ज लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें यही बता रहे थे कि 30 अगस्त के बाद पाबंदियां लगाई जा रही हैं और लोगों से हमारी भी यही दरख्वास्त है और वो भी यही कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं आके वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ताकि इस जो कोरोना वायरस है इस पे हम जल्द से जल्द काबू पा सकें। डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया, आपने भी गुफ्तगू सुनी कमिश्नर लाहौर की और उनका भी ये कहना है कि लोगों की तरफ से एहतियात तो नहीं की जा रही, पाबंदियां लगेंगी तो ये लोग ठीक होंगे। आपको भी क्या लगता है? पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ अपने उस्मान भाई को। इनके साथ मुझे मौका मिला प्राइमरी सेकेंडरी में हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने का, फूड अथॉरिटी में काम करने का। अब बीइंग कमिश्नर मैं आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स जो कर रहे हैं, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जिस महकमे में भी गए वहाँ पे पॉजिटिव चेंज लाए। और मैं बिल्कुल सेकंड करती हूँ उनकी बात को कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करना चाहिए, जो कि हमारा महकमा सेहत कर रहा है। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि इट्स अ जॉइंट एफर्ट। ये हमें मिलजुल के इस बीमारी पे काबू पाना है। हमें एक दूसरे की SOPs तो खैर फॉलो करनी है। हमें आप हुकूमत को ये मजबूर ना करें कि आपके ऊपर पाबंदियां लगाएं कि आप सिम ब्लॉक हों। देखें, ये सब इनफरादी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसे ही है, हाँ। और ये मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। अगर नहीं आप प्यार से बात मान रहे तो फिर सख्ती करके ही, एक बच्चा होता है ना, वो प्यार से बात नहीं मानता, फिर उसको सख्ती करके मनवाया जाता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए गलत है तो ये तुमने नहीं करना। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम भी ऐसे, उन पर थोड़ी सी सख्ती की जाएगी तभी वो बात मानते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर फौजिया के जिन लोगों को जो लोग डोज जिन्होंने करवा भी रही है वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं, और जिन्होंने नहीं कराई वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो दोनों में आपको जो डिफरेंस है अलामात का, वो क्या लगता है?
नहीं भाई, जिनको आप कह रही हैं कि जिसको बीमारी हुई और जिनको नहीं हुई, उन अलामात में ये देखें ज़्यादा बीमारी उन लोगों को हो रही है जो कि वैक्सीनेटेड नहीं हैं। हाँ। और जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें हो सकता है अभी दूसरे वेरिएंट से इन्फेक्शन हो रहा हो। ओके, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन, आपको मैंने जैसे बताया कि यंग लोगों की है, क्योंकि 60 से ऊपर हमारी, क्योंकि ये तरक्की पजीर मुल्क है हमारा, इसमें 65 से ऊपर ज़्यादा तादाद नहीं, लोग नहीं हैं, यंग लोग हैं, और ये वो ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई। और ये वेरिएंट ऐसा वेरिएंट है जो कि 200% ज़्यादा मुहलिक है। इसमें शिद्दत में भी बीमारी की और इसका फैलाव भी बहुत तेज़ी से फैला होता है इसका। जैसे ही वो वायरस एक्ट करता है आपके जिस्म पे तो आपकी अलामात शुरू हो जाती हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि जो क्योंकि ये अपनी अलामात भी डिफरेंट लेकर आ रहा है, देन ये मजबूत से मजबूत होता जा रहा है, तो आपको ये लग रहा है, क्योंकि बहुत से तिब्बी जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनकी वजह से ये मजबूत होता जा रहा है वायरस जो है? नॉट नेसेसरीली। अच्छा, देखिए ये वायरस ने अपने आप को चेंज करना है। ठीक है। इसकी जो जैसा वेरिएंट आएगा उसकी जैसी खसूसियत होंगी, आपको देखें इसने अपना सर्वाइवल ढूंढना है। जैसे इंसान अपने बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी इजादात करता है, वायरस ने अपना सर्वाइवल देखना है। और उसका सर्वाइवल तब है जहाँ पे जिस वेक्टर में, यानी इंसान में या जानवर में जिसमें वो जाएगा, उसने अपने आप को वहाँ पे जाके अपनी अफजाइश करनी है। अच्छा, ठीक है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनमें जब जाएगा ये, उसमें म्यूटेशन का भी खतरा है उनके अंदर जाकर, और उसमें फैलाव का भी खतरा है। तो इसमें हमें इन दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि एक तो ये कि कोई भी बंदा जो है बगैर ये SOPs फॉलो करे ना रहे, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। साइंसदानों ने और तिबी माहिरीन ने मिलकर इस पर इंटेंसिव रिसर्च की है जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है। अब जो वैक्सीन आ रही हैं सब सेफ हैं। इसके मुतालिक जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर बिल्कुल कान ना धरें। आप वैक्सीनेशन कराएं, दूसरों को इनक्रेज करें, और जिन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है वो इस खाम ख्याली में ना रहें कि हम फैलाव नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा वेरिएंट भी ले सकते हैं। वायरस जब आपके अंदर आएगा हो सकता है आपके अंदर चेंज होकर आपके ऊपर असरात ना करे, लेकिन दूसरों को आप फैलाएंगे भी, कर सकते हैं, अफेक्ट भी कर सकते हैं, और वायरस की म्यूटेशन भी आपके अंदर हो सकती है। ये ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो एटलीस्ट वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। दूसरा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर फौजिया, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए एक तो वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ पे मौजूद है, दूसरा खुराक के एतबार से क़ुव्वत मुदाफ़त को कितना हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और कौन कौन सी खुराकें इस्तेमाल करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुनीबा पूछा है। वायरस की आप देखें, जिसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, उसके बेजा यूज़ से आपको रेजिस्टेंस हो जाती है। वायरस में आपके का जो निज़ाम में मुदाफ़ियत है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारी यहाँ पे आपको पता है फूड की किल्लत भी है, हर एक को उस तरह मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती, लेकिन अगर हम देखें अक्रॉस द बोर्ड जो अफोर्ड नहीं कर सकता, और ऐसे लोग जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं जिनको हर चीज़ हासिल है, उन सब को 2-3 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें, उसमें प्रोटीन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो जो बॉडी के अंदर आपकी मुदाफ़ियत का निज़ाम जो है आपका सारा, उसमें प्रोटीन का बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें नशास्ता होता है वो कम रखें, चिकनाई की मकदार कम रखें, फ्राइड फूड्स से परहेज़ करें, हाइड्रेशन बेहतर करें, अपना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल आपको पता है लीमू बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, और विटामिन सी वैसे भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा करती है। बिल्कुल। इसी तरह अदरक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी वो एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी सोजिश को ख़त्म करते हैं। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है, आप हल्दी को थोड़ी सी दूध में डाल के ले लें। दूध में फ़ैट होती है और ये एब्जॉर्ब तब होती है जब कोई फैट होगी। अच्छा, तो ये कुछ छोटी सी चीजें जो हर घर में अवेलेबल हैं, हर एक किचन में ये चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको डिलीजेंस चाहिए, आपको थोड़ी सी आपको अगर आगाही है तो आप अपने घर वालों को दें और खुद भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि आप इस तरह के जितने भी वायरसेस हैं, और ये मौसम भी ऐसा चल रहा है, बरसात का मौसम, जिसमें और भी वायरसेस जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर फौजिया, दूसरा अब डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि जितना अब फ्लू बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, मतलब हर दूसरे बंदे को फ्लू हो रहा है,
वो चाहे कोरोना वाला हो या आम फ्लू भी हो, तो इसके लिए भी फ्लू शॉट्स लगवाने चाहिए या इस तरफ गौर भी कर रहे हैं इस बात पर। तो आपको क्या लगता है किस मौसम में और ये लगवाएं और कब लगवाएं ये फ्लू शॉट्स के जो है? फ्लू शॉट्स देखें, जो 65 साल से ज़्यादा उनके लिए तो हमेशा से रिकमेंडेड था ये। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो खुदा न खासा जिनको कैंसर हुआ है या वो कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिनकी पैबंदकारी होती है और उसके बाद कुछ ऐसी अद्वियात भी होते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है आपको सर्वाइवल के लिए, तो उनके लिए तो फ्लू शॉट्स बहुत ज़रूरी हैं। और यूजुअली सितंबर अक्टूबर का ये टाइम होता है जिसमें आपको ये दी जाती हैं शॉट्स। अब फ्लू देखें, ये सारे वायरसेस हैं, अब एक ही माहौल में रह रहे हैं, वही हमारी जितनी पॉपुलेशन है वो भी वही है जिनके अंदर ये सारे वायरसेस, डेंगू वायरस देख लें आप, फ्लू वायरस देख लें, कोरोना वायरस देख लें, ये सब इसी माहौल के अंदर हैं। तो जो बेसिक चीज़ हम हमेशा से कहते हैं, एहतियात अच्छी रखें। जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जिनको ज़ियाबितस की बीमारी है या जिनको कैंसर है या जो ऐसे जिनकी किडनीज ख़राब हैं, जो अपने जिगर के आर्जे में मुब्तला लोग हैं, उनको अपनी वैक्सीनेशन पे बहुत ध्यान देना है। कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसके लिए आपके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं। अब 17 साल के जो लोग हैं उनको भी लगना शुरू होगी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि इस दफ़ा नौजवान नस्ल और बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं डॉक्टर फौजिया, तो बच्चों में कितना ज़्यादा रेट इस वक्त मौजूद है इसका कोरोना वायरस का, और उनमें अलामात क्या आ रही हैं? जो बड़ों में आ रही है वही बच्चों में आ रही है? इनमें कुछ देखें शिद्दत के साथ आ रही हैं। आप अगर थोड़ा सा डेटा देखें, रिसर्च आर्टिकल्स आप देखें, तो उसमें अमेरिका में भी ये बहुत तेज़ी से बच्चों में फैल रहा है और उनमें बहुत डिफरेंट अलामात हैं और काफ़ी सीवियर हैं। बहुत तशवीशनाक हालत है ये। अब जिस तरह हमारे स्कूल खुल गए, एग्जैक्टली, बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को भेजते हुए बहुत डर लगता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को ताकीद करके भेजें और वहाँ पर टीचर्स को की जिम्मेदारी बनती है कि वो इम्प्लीमेंट कराएं इस चीज़ को। देखें, हमें अपने इन्हीं चीज़ों को साथ लेके चलना है। यही जनरेशन हमारा सरमाया भी है। हम नहीं चाहते कि ये किसी भी तरीके से पीछे रहें, लेकिन हमें एहतियात लाजमी है। ठीक है, इनकी खुराक अच्छी रखें बच्चों को, क्योंकि कैंटीन्स बंद होती हैं। तो माओं से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप घर से उनको कोई ऐसा दें, कोई लंच बॉक्स में कोई हेल्दी डाइट दें। कोई छोटा सा आप संतरा रखते हैं, कोई एक केला रखते हैं, प्रोटीन आप पैटी बना के दे दें ताकि वो वहाँ पे भूखे ना रहें और जंक फूड ना खाएं। एग्जैक्टली, ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात के साथ साथ आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद ही, वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं, और आपसे दोबारा से जनाब हम वही दरख्वास्त करेंगे कि ये जो लहर है, चौथी लहर, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है इस वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत से बेशतर लोग हैं जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। तो उन लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोगों को जोन से भी वैक्सीनेशन मिलती है वो ज़रूर लगवाएं, और ताकि आप लोगों से कोई और लोग मुतासर ना हो सके इस कोरोना वायरस में। तो और भी आपसे बात करनी है इस हवाले से, बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स हैं हमारे पास आपके लिए, आपने कहीं नहीं जाना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर और इसको दरपेश मसाइल के हवाले से। तो लाहौर के मसाइल हैं जो कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से और जिसकी सबसे बड़ी वजह बल्दियाती इदारों का फाल ना होना भी है। बुज़दार सरकार की जानिब से 2019 में बल्दियाती इदारों को तहलील कर दिया गया था, और जिसके बाद बल्दियाती इदारे पंजाब हुकूमत के म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के फंड्स खर्च करने में बुरी तरह नाकाम आए। अरबों रुपए के फंड्स और वसाइल भी मौजूद हैं, मगर फिर भी 36 इजला में लाहौर तरक्याती कामों में 31वें नंबर पर है। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की सरकारी रिपोर्ट ने सब दावों की कलई खोल कर रख दी है, और 2019 की अगर बात की जाए तो जारी तरक्याती स्कीम्स 2021 में भी इल्तिवा का शिकार है। 23 अरब 19 करोड़ लागत की 7,498 स्कीम्स सुस्त रवि का शिकार हैं, और अगर लाहौर की 1 अरब
93 करोड़ 40 लाख की 253 तरक्याती स्कीम्स जो है मंजूर की गई हैं, जो ताहाल मुकम्मल ही नहीं हो सकी है। ये सारा मामला है क्या? फंड्स होने के बावजूद भी तरक्याती मंसूबे हैं वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहे, और लाहौर की कारकर्दगी इतनी बुरी क्यों है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है इमरान अकबर। इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इमरान, हम देख रहे हैं कि तरक्याती कामों में जो ज़िला लाहौर है 31वें नंबर पर आ रहा है, जैसे मैंने बताया भी, और लाहौर जो पंजाब का दारुल खुलाफा भी कहा जाता है, और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो फिर जब काम ही नहीं यहाँ पर होगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुनीबा, सिर्फ बहुत आज का जो इशू है बहुत अहम इशू है, चूँकि 4 मई 2019 से तरक्याती काम पर पाबंदी लग गई, और उसके बाद जब ये बल्दियाती इदारे जो हैं इनको ख़त्म किया गया, तो अब जो कि 2021 आ गया है और 2 साल तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, अगस्त आ गए। तो जो 4 मई 2019 के बाद पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जो स्कीमें लगाई गई वो अभी तक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, वो पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये 7,000 और से जायद का फिगर है, और एक स्कीम जो होती है वो एक गली होती है, एक सड़क होती है, एक रोड होती है, सीवरेज लाइन भी हो सकती है, एक ड्रेन भी हो सकती है। मगर देखें 7,000 से ज़ायद की स्कीमें हैं पूरे पंजाब में, और उसमें बाकायदा तौर पर आपने फंड्स भी बताए हैं 23 अरब के करीब, और इसके साथ साथ तकरीबन 2 अरब के करीब लाहौर शहर में फ़ंड लगाए जाने थे। 2 अरब अगर देखा जाए ना, तो आपकी हाली माल रोड बनाई जाए और जेल रोड, इसके साथ साथ जीटी रोड बनाई जाए ना, तो 2 अरब फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गुमा ये है कि इस वक्त शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके तरक्याती काम नहीं होते, चूँकि बल्दियाती नुमाइंदे उनके गली मोहल्लों में काम नहीं करवा सकते। चाहे वो आपका कूड़े का मसला हो, चाहे आपके सीवरेज लाइन का मसला हो, चाहे आपके पानी का मसला हो, चाहे आपके पानी के बिलों का मसला हो, ये तमाम तर जो जितनी भी जो लाइट जो स्कीमें हैं, जो जितने भी आपके साथ लिंक किए हुए काम हैं, वो तमाम काम बल्दियाती नुमाइंदों ने करने होते हैं, जिसमें चेयरमैन मुंतखब होकर आता है, 30-40 हज़ार वोट लेता है, लोग उससे मसाइल लेकर जाते हैं, वो यूनियन कौंसिल से वो मसाइल को हल करवाता है, फिर जो बल्दियाती असम्बली होती है उसमें उसको प्रूव करवाता है, वहाँ पे करारदादें पेश होती हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो 23 मार्च को एक फैसला आया 2021 में कि जी इनको बहाल कर दिया जाए। उसके बाद इन्होंने एहतजाज किए, इन्होंने अपनी करारदादें पेश की, कुछ ना कुछ करते रहे, और अभी तक वो फाल नहीं हो सके। अच्छा, अभी भी जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगला साल जो है बल्दियाती इलेक्शन का साल है, बिल्कुल मान लेते हैं बल्दियाती इलेक्शन का साल है, मगर मकसद ये कहने का है कि मुझे आपको जो रोज़मर्रा के डे बाय डे जो फेयर होते हैं उसमें मसाइल जो आते हैं उनको पूरा करवाना होता है। उसके लिए क्यू में लगना, और एक ऐसा मसला अगर आप किसी से सिफारिश करवाएंगी तो फौरी तौर पे हो जाएगा, अगर आप बगैर सिफारिश की जाएंगी तो वो आपको 100वें नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, वो जब 100वें नंबर के बाद 2 घंटों बाद आपकी बारी आएगी तो वो कहेंगे जी उस पर इतराज़ लगा देंगे कि जी आप ये भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए, ये भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए। अच्छा, ये तो एक अलग सी चीज़ है। शहर में आपके माल रोड का अगर हम चेहरा देखते हैं, अगर हम ऑरेंज ट्रेन को देखते हैं, अगर हम मेट्रो बस को देखते हैं, अगर हम बड़े बड़े पार्क्स को देखते हैं, तो एक खूबसूरती नज़र आती है। अगर हम ग्रेटर इकबाल पार्क को देखते हैं, शाही किला को देखते हैं, तो एक खूबसूरती नज़र आती है। और इसके बाद अगर हम जाते हैं शुमाली लाहौर की तरफ, जहाँ से हम बंद रोड से शुरू हों तो बदामी बाग का इलाका है, अंदर जाएं तो ऐसे लगता है कि कोई काम नहीं कभी भी हुआ। और अच्छा, उससे आगे आ जाएं तो आमिर रोड आ जाता है, शाद बाग आ जाता है, उससे आगे आएँ तो आपका नाखुदा चौक आ जाता है, आपका घोड़ेशाह आ जाता है, चाह मीरा का इलाका आ जाता है, मक्खनपुरा का इलाका आ जाता है, चाइना स्कीम आ जाती है, उसके आगे आए तो भगतपुरा आ जाता है, सलामतपुरा आ जाता है, हरबंसपुरा आ जाता है। ये पूरी पट्टी में कहीं जहाँ कहीं भी जाएंगे, कहीं आपको यहाँ पे हज़ारों गलियाँ नजर आएंगी, कहीं पे आपको सीवरेज के जो गटर हैं वो बंद नजर आएंगे, कहीं पे कूड़े की ढेरियाँ नजर आएंगी, कहीं पे शहरियों को मसाइल नजर आएंगे, कहीं पे टूटी फूटी सड़कें नजर आएंगी, कहीं पे पैच बड़े बड़े पैच लगने वाले होंगे वो नजर आएंगे। अब वो किसने करने हैं? वो आपके जो लोकल गवर्नमेंट से इदारे हैं, जिस तरह के आपकी लाहौर की सबसे बड़ी बल्दिया कराची के बाद दूसरी बल्दिया उस्मा लाहौर है, उनके पास अपने फंड्स होते हैं। 14 अरब का फंड होता है इनके पास बाकायदा, जिसमें 9 अरब जो नॉन डेवलपमेंट होता है, 4 से 5 अरब डेवलपमेंट में आ जाता है, जिसमें आपके डे बाई डे फेयर भी चलते हैं। आप बिलीव करें, अभी तक जितने भी काम लगाए गए हैं, मैं कहता हूँ आप रिपोर्ट्स इनकी खुद चेक कर लें, उसमें लिखा हुआ है 253 स्कीमें,
इतनी स्कीमों के टेंडर अलाउड, इतनी स्कीमों के फंड्स भी जारी कर दिए गए। 71 तकरीबन 171 या 191 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, मुकम्मल भी हो गई हैं। अब मसला ये है, जब हम इनसे पूछते हैं कहते हैं जी बैन लगा हुआ है। अच्छा। बैन कहाँ से लग गया जी? हाई कोर्ट ने बैन लगाया, एक रिट हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने ये बल्दियाती नुमाइंदों की वजह से कि आप जब तक ये फाल नहीं होते आप ये जो है तरक्याती कामों के पैसे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे भी आगे खड़े हो जाते हैं। अब 2 साल से काम शुरू हुआ है। एक टेंडर की मुद्दत जो होती है वो 3 माह होती है, उसके ऊपर लिखा होता है उसके कानून के मुताबिक कि 3 माह में कंप्लीट करनी है जी स्कीम। जब आपकी डीपीसी हो गई, जब आपके तमाम तर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हो गए, टेंडर अलॉट हो गए, तो उसके फौरी बाद आपने स्कीमें कंप्लीट करनी है। मगर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त सुस्त रवि का शिकार तो लग गए हैं। आपका ये तो मैं दिए ये जो लाहौर 31वें नंबर पे आया है, ये है पंजाब जो सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जो 2 साल पहले स्कीमें शुरू हुई थी। एक है सालाना ADP, सालाना तरक्याती स्कीमें जो है, जिसमें लाहौर 26वें नंबर पे है। यानी कि 2 स्कीमें वो उसमें 31 अरब रुपए के फंड चल रहे हैं, इसमें जो है 26 अरब रुपए के फंड चल रहे हैं। और लाहौर को चूंकि बल्दियाती नुमाइंदे हैं नहीं, तो ये कह सकते हैं कि इमरान बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है, इस वजह से ये इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जो आपका इस वक्त जो बल्दियात है जितना मजबूत होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये जगह जगह फिर दोनों की दौरे नजर नहीं आएंगे, आपको काम होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक और बात है, आपकी ये जो चले मान लेते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क की फुटेज आई तो मीडिया ने शोर ववेला मचाया और कुछ ना कुछ हो गया। रक्शे पे फुटेज आई तो कुछ ना कुछ हो गया। जब बल्दियाती नुमाइंदे एक्टिव होते हैं ना, तो उनके पास भी बहुत सारी चीजें आती हैं और उसमें सुधार पैदा होता है माशरे में, और हमें मसाइल का पता लगता है। अभी हम फर्ज करते हैं यूनियन काउंसिल 274 में जाते हैं, जो आपकी सुंदर में जाकर आती है रायमंड के पास, ठीक है। अगर हम सुंदर में जाते हैं तो यहाँ पे बैठ के मुझे कैसे पता लगेगा कि सुंदर में आज क्या हुआ है? बहुत सारे वाकयात हैं जो होते हैं और नजर भी नहीं आते। अब ये तो वो चीजें हैं जो आई मीडिया पे तो वो सामने रिपोर्ट हुई नजर आया तो सब कुछ हुआ। अब एक मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में है, उन्होंने रख जोग जाना है, यानी कि मोजा रख जोग जो है वो चुंग में आता है, जिसका बैग जो है वो शेखपुरा लगता है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे बाकायदा तौर पे 3 दिन से तमाम इंतजामिया मसरूफ है। अच्छा, आपके लाहौर के कम से कम 300-400 ऑफिसर्स जो है ना इंतजामिया के, खास तौर पे वो इस वक्त भी वहाँ पे मौजूद है, दिन रात वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे रातों रात जंगल में मंगल हुआ है। अच्छा, मुझे ना परसों एक कॉल आई कि जी हमारी सड़क नहीं बन रही, और जानते थे वो हर दफा कॉल करते हैं कि जी पैसे भी लॉट हो गए हुए हैं, टेंडर भी लॉट हो गए हुए हैं, काम करके कॉन्ट्रैक्टर भाग गया हुआ है, कंपैक्शन करके चला गया हुआ है, सड़क जो उसको पक्का नहीं कर रहा। तो मैंने कहा आप एक रूट लगवाओ और एक जगह पे दौरा करवाओ और आपकी क्या बनेगी, गली सारों की गलियां बन जाएंगी साथ वाले। तो यही सूरत हाल इसको चल रही है कि थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है और थोड़ा सा तलख है। शाह से ज़्यादा शाह के जो वफादार हैं वो आपको पता ही है किस तरह से चलता है काम। मगर मुझे इस बात पे हैरानगी होती है कि अगर आपने ये काम करने हैं तो आपको ये भी काम करने चाहिए ताकि लोगों का इतराज पैदा ना हो, लोगों के सवाल पैदा ना हो। शहरी जो है ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये शहरी इससे भी ज्यादा आगे जाके बात करते हैं। बिल्कुल, इससे भी ज्यादा अजियत का शिकार है। लेकिन इमरान मुझे बताइए, बल्दियाती इदारे तहलील करने के बाद पंजाब हुकूमत ने वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेटर्स को लगा दिया था, तो उनकी परफॉर्मेंस भी हमें कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही, कोई काम नहीं नजर आ रहा। तो उनको किस चीज का डर है? नैब का डर है, फंड्स नहीं है, ये क्या मसला है? देखें मुनीबा, मसला पता क्या है? मसला ये है कि आपके जो अफसरान है, फर्ज करते हैं लाहौर में 9 जोन है, 9 जोन को पहले डिप्टी मेयर्स के पास इख्तियारात नहीं भी थे तो वो चेयर करते थे, तो किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला उठाकर मेयर के पास लाते थे। अब उनके मसाइल कौन लेकर आएगा? 9 जोन्स में 9 अफसरान की जो रिपोर्ट है वो कौन करेगा? अब एडमिनिस्ट्रेटर आपका लाहौर का एक है जो जिनके पास पहले भी कमिश्नर का चार्ज है, अब 2 चार्ज हो गए उनके पास, वो पहले डीसीओ रह चुके हैं, उनको लाहौर के मसाइल का पता है, बहुत अच्छा कमांड करते हैं। मगर इस तरह जब बल्दियाती इदारे आते हैं ना, तो आपके डे बाई डे फेयर जो होते हैं, जिसमें गली मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले जहाँ पे एक्सेस नहीं होती लोगों की, वहाँ पर वो जा सकते हैं और उनको पता होता है कि हमने इस मोहल्ले से 40 वोट लिए हैं, इस खानदान से हमने 200 वोट लिया है, और उस वोट की वजह से आपको वो बाकायदा तौर पर अपने इत्मीनान का इजहार कराते हैं।
और बल्दियाती इलेक्शन अगर होता है, अगर दंगल लगता है, शामियाने सजते हैं, तो उसमें लाहौर का एक हुस्न होता है। अब ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी लाहौर का हुस्न है। हमने तो निशानदेही हमेशा करते रहना है। अब देखिए, कूड़े का मसला था, पिछले 4 माह से सेक्रेटरी बल्दियात इलेक्शन हुए, वज़ीर आला पंजाब खुद इसमें इस जगह में उन्होंने सपोर्ट किया और बाकायदा तौर पर जगह जगह जहाँ जहाँ पे भी आपकी LWMC जो कंपनी है उसको जो चाहिए था वो प्रोवाइड किया। अभी हालात इतने ख़राब भी नहीं है, इतने सही भी नहीं है, मगर ये है कि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे भी मेरे आप जैसे इंसान बसते हैं, वहाँ पे भी लोग टैक्स पेड हैं, वहाँ पे भी लोग टैक्स पेड हैं, वहाँ पे भी ड्रेन्स निकलती हैं, वहाँ पे भी बदबू आती है, वहाँ पे भी सफाई होनी चाहिए। मगर वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास वसाइल आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास गाड़ियाँ आएंगी, क्योंकि उनका वो कहते हैं हमारा मोटिव एक है कि हमने इस कंपनी को दुरुस्त करना है, करप्शन खत्म करनी है, सफाई का निज़ाम बहाल करना है, ताकि जो एक पिछले 3 साल से सफाई का निज़ाम जो है वो हाथ में नहीं आ रहा, उसको सेट वेट कर देंगे। अब इस वाले से सेक्रेटरी बल्दियात रोज़ाना 1-2 दिन बाद मेरे साथ फ़ोन पे भाई का वो सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं, सफाई कैसी जा रही है। अच्छा मैं उनको फिर थोड़ा सा बताता हूँ ओवरऑल। वो कहते हैं थोड़ा सा और टाइम दे दो। ये ऑन द रिकॉर्ड भी उन्होंने टाइम मांगा हुआ है कि आपने हमारे साथ चलना है, आप चलेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हमें ये होगा कि हमारे वर्कर्स को ये होगा कि हम काम करते हैं, कम से कम मीडिया हमारा साथ दे रहा है। अगर हम उनको बाकायदा तौर पर निशानदेही करके दिखाते हैं वो भी वो काम करेंगे। मगर वो कहते हैं कि इस तरह हमारे जो वर्कर्स हैं वो डीमोटिवेट होते हैं। वो कहते हैं हम काम भी करते हैं और इतना ज़्यादा काम हाथों से नहीं होता, क्योंकि मशीन की आदत पड़ गई है। 2012 से पहले जो था वो मशीनें नहीं थी, अब मशीनी ज़िंदगी आ गई है। एक मशीन जो है वो आपके कम से कम 90 वर्कर्स का काम कर सकती है। वो कूड़ा डंप करते हैं, उठाते हैं, लैंडफिल साइट पे लेकर जाते हैं। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हमारी आपकी डे बाय डे फेयर के साथ चलती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। यानी कि एक घर से ना रोज़ाना एवरेज जो कूड़ा निकलता है वो 2 किलो, और एक 10 मरले के घर से रोज़ाना एवरेज कूड़ा जो है वो 4 किलो निकलता है। यानी कि इसका एक एवरेज 15 लाख घर है, 15 लाख घर को अगर हम इमरान, अगर एंड पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है ये मामला कैसे सुलझेगा, क्या करना पड़ेगा हमें? ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा, मसला ये है कि अब एक सूरत हाल ये है कि आपका बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर रोज़ाना डे बाय डे जो है वज़ीर बल्दियात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गो हेड दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब से बात हो गई। आज भी जो है बल्दियाती जो इलेक्शन है इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने मीटिंग जो है गवर्नर हाउस में करनी है। मगर ये सूरत हाल ये है कि वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात करती रहती हूँ कि खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटते रहें और खुशियां समेटते भी रहें। ये 4 अमल ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल भी हैं और बहुत आसान भी है। आजकल के मुश्किलात दौर में हम देख रहे हैं कि खुश रहना एक ख्वाब ही बनता जा रहा है, और कोरोना वायरस ने तो जैसे हमसे खुशियां छीन ही ली हैं। खुशियों और गमों का इंसान की ज़िंदगी में बहुत गहरा ताल्लुक होता है, ऊंच नीच ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है जब आप हर तरह के हालात से जवाबमर्दी से मुकाबला करें। मुश्किल हालात की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी का रोग भी बना देते हैं। मुश्किल हालात में पॉजिटिव कैसे रहा जाए, संगीन हालात को कैसे बर्दाश्त किया जाए, खुशियाँ कैसे बांटें और समेटें उनको कैसे, ये आज का हमारा मौजू है। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त वो मुझे और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। वो एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं कि उनके तारुफ के लिए अल्फाज मेरे ख्याल से मेरे पास कम पड़ जाएं। स्क्रीन राइटर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आजकल उनकी एक नज़म जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जान चुके होंगे कि मैं किन की बात करी हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं इफ्तिखार रफ़ी साहब हैं। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा। नहीं सर, आप नाचीज़ नहीं, हम लोग हैं। और आपने जिस तरह सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं और उसके बाद हमें लगा कि आपको हमारे साथ यहाँ पे बैठना चाहिए और अपनी कुछ चीज़ें हमें भी देनी चाहिए ताकि हम भी उनको अडॉप्ट कर सकें। सर, आप राइटर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो अगर देखा जाए तो आपको अपने हवाले से जो तारुफ है वो ज़्यादा कौन सा पसंद है? देखिए जी, इंसान की तरजीहात एज के साथ बदलती हैं। मैं जब आया था
तो एक्टिंग करने आया था और मैं डिप्लोमा करके आया था। गोएथे इंस्टीट्यूट हुआ करता था जर्मन, वहाँ से मैंने एक्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग का डिप्लोमा किया था। खूबसूरत था, जवान था, तो यकीनन खुदनुमाई का शौक़ था, और खुदनुमाई का शौक़ ना हो तो कोई इस तरह के फ़नून की तरफ आता नहीं है। और मैं पक्का लाहौरिया भी हूँ, तो लाहौर तो वैसी फेस्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना, पतंगबाजी हुआ करती थी, मेले ठेले हुआ करते थे, परेड्स हो रही हैं 23 मार्च 14 अगस्त। तो आया तो मैं एक्टिंग करने था, और उस वक्त मैं चाहता भी ये था कि मुझे लोग पहचाने, लेकिन एक्टिंग के अंदर कोई बड़े रोल्स उस वक्त नहीं मिले। और 10-15-12 साल जब गुजर गए तो लिखने का एक मौका मैसर आया। वो एक लंबी कहानी है, तो फिर मैं लिखने की तरफ इसलिए आ गया था कि इससे मेरा घर चलता था। मैं जब तक एक्टिंग करता रहा तो वो एक यामाहा के ऊपर फिरा करता था। आज दुनिया जहान की सारी नेमतें मेरे घर में हैं, तो मुझे एक सवाल करना पड़ा था अपने आप से, और वो ये था कि इफ्तिखार रिफी, तुम्हारा शौक़ ज़रूरी है या तुम्हारा घर? तो जवाब आया था कि घर। तो उस दिन उस एक्टर को मार दिया था जो पहचान चाहता था। अभी जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने कि खुश कैसे रहा जाए, मौजू भी आपका यही है। मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल पिछले 8-10 साल से इस मूड में नहीं हूँ कि मुझे लोग पहचाने। वो इफ्तिखार रिफी था, अब नहीं है। तब्दीली आती है ना ख्यालात की, वो तो चोरो कुतब वाली बात है। लेकिन अब मैं बड़ा हैरान हूँ, तो जब एक बहुत बड़ी गाड़ी वाला मेरी गाड़ी का शीशा नॉक करके या हॉर्न देके कहता है, सर आई एम योर फैन, और सर आप ये कर रहे हैं बहुत अच्छा। इवन जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो पार्क्स में तो फैमिलीज आ जाती हैं या लोग आ जाते हैं, तो मैं उनको भी शूट कर लेता हूँ बीच में और लगा देता हूँ मैं उसके ऊपर। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर समझने वाले इस बात को समझ सकें कि जब मुझे तमन्ना थी पहचाना जाऊँ, उस वक्त अल्लाह ताला ने नहीं दिया। ना उस वक्त पैसा था, ना उस वक्त शोहरत थी, ना उस वक्त पेट भर के खाना खा सकता था। आज जब उस तमन्ना के पीछे भागना छोड़ा है, उस ख्वाहिश को तर्क किया, आज अल्लाह का शुक्र है दुनिया भर के अंदर मेरे फैंस हैं। मैं जाता आता हूँ, मेरी दोनों किताबें यूके, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी दोनों किताबें यूके से पब्लिश हुई, अब तीसरी भी वहीं से वहाँ लेके जा रहा हूँ। तो वो जो आपने बात की ना कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ, देखें बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे कि खुशी अंदर से आएगी, ये बाहर का कोई बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अपनी खुशी को, जो भी हो, आपके घर में सालगिरह है या आपको आपने मोटरसाइकिल खरीदी है या आपको नौकरी मिली, उसको जश्न बना दें। हम ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो मैसर आई है वो 100 रुपए की चीज़ है और ख्वाहिश थी 1000 रुपए की। बिल्कुल। चाहिए थी गाड़ी, मिल गई मोटरसाइकिल। चाहिए था 10 मरले का मकान, मिल गया 5 मरले का। ओ बस बाजी मैं क्या शिफ्ट हो जाने, फिर बढ़ाए लवांगे, बड़ा बना लेंगे। हाँ। आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ख्वाहिश के पीछे मत भागे, ज़रूरत को पूरा कीजिए। अगर आपकी ज़रूरत पूरी ना होगी तो बात कीजिएगा। ख्वाहिशें तो बादशाहों की रह जाती है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, आपने अशफाक अहमद साहब और बानो कुदसिया जैसी मोहतरम शख्सियात के साथ इतना वक्त गुजारा है, उनसे क्या सीखा आपने जो आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहें? उनसे जो सीखा था उसकी बुनियाद पे मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। मैं बाइज़्ज़त हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हो गया। मुझे समझ आया ये जो इंसान से मोहब्बत है ये कितनी ज़रूरी है। वो किसी से भी हो, वो आपका कैमरामैन हो सकता है, गेट कीपर हो सकता है, वो कोई माली हो सकता है। तो हमें ये बात समझने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं तो टीवी पे आता हूँ, मुझे तो लोग पहचानते हैं। उस वक्त ऑटोग्राफ लेते थे, आज सेल्फी लेते हैं। तो हु आर यू? जिस दिन वो भगत कबीर ने कहा था कि मैं बुरे को ढूंढन निकला, बुरा मिला ना कोई, जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। जिस दिन आपने ये वाली बात सीख ली, और मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आक़ा दो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में मौजूद थे। एक बैरूनी यहूदी मिलने के लिए आ गया। उसने एक साहबी से पूछा कि हमने मोहम्मद से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी आप अंदर चले जाए। वो अंदर गया, वापस आया यहूदी, उसने कहा वहाँ तो मोहम्मद नहीं है। उन्होंने कहा इधर आए, लेकर गए। उन्होंने कहा वो जो तीसरी लाइन में बैठे हैं ना फर्श के ऊपर, वो मोहम्मद हैं। वो जिस काम से आया था वो तो वापस चला गया, लेकिन उसने जाके अपने यहूदियों को ये बताया कि तुम होली प्रॉफिट मोहम्मद को डिफीट नहीं कर सकते। तो उनके सरदारों ने पूछा वो क्यों? तो उन्होंने कहा अगर वो ये कहते हैं ना कि तमाम इंसान बराबर हैं, तो मैं उनको
आम आदमियों में, आम कपड़ों में, आम आदमियों के दरमियान बैठा देख कर आया हूँ। आप मुझे बताइए कि कभी हमने आज तक किसी पीर खाने में जाके पूछा कि पीर साहब कौन से हैं? आप एंटर होते हैं, आपको सामने पता चल जाता है। बिल्कुल। इवन आप किसी ऑफिस में चले जाए, आपको नहीं पूछना पड़ता बॉस कौन है। एग्जैक्टली। तो हम देखें, मैं तरक्की तो करना चाह रहा हूँ, मैं ज़हनी आसूदगी भी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये वो चौपड़ियाँ नाले दो वाला हिसाब करना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा। जब तक मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, जब तक आप कैमरामैन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, जब तक गेट कीपर की रिस्पेक्ट नहीं होगी, कभी भी आपको इज्जत नहीं मिल सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, गिव एंड टेक होता है ना। आप अगर अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो आप दूसरों को भी इज्जत दें। मैं जब ये चाहता हूँ आप मेरी इज्जत करें, मैं ही चाहता हूँ ना। अच्छा यार, तू नहीं कर दी, मैं करना शुरू कर देना। मैं अपना देखें, आपके पास जो साहिल आता है ना, जब तक आप उसकी कुर्सी पे बैठ कर ही सोचेंगे, आप मसला नहीं हल कर सकते। तो अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, मुझे चाहिए मैं आपकी बात समझ लूँ, लेकिन मेरा तकब्बुर मुझे इजाजत नहीं देता हूँ। दे दी ऐसी थी तैसी, मैं यदि गल के भी सुन लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर, ये जिस तेज रफ्तार दौर में हम जी रहे हैं, और दूसरा ये कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, गम में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं। ऐसे में लोग किस तरह खुशियाँ ढूंढे, मुस्बत पहलू हर चीज़ में किस तरह देखें? देखे जी, सबसे पहली खुशी तो ये है कि मैं जिंदा हूँ। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है कि मेरे हाथ पैर सर चीज सलामत है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, इतना खूबसूरत मौसम है, खाने को मिल रहा है। जिसने इन चीज़ों पे राजी नहीं हो ना, वो तो किसी भी चीज़ पे राजी नहीं होगा ना। पेंडेमिक ने या तो आपको नुकसान पहुंचाया हो या सिर्फ पाकिस्तान को पहुंचाया हो, तो हम सर पकड़ लें। पूरी दुनिया फारिग बैठी हुई है। पता अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 37% कारोबार या ख़त्म हो गए हैं या बेरोजगार हो गए हैं लोग। 42% तारकीन वतन अपने वतनों को वापस चले गए हैं। हर बंदा वेला बैठा है। तो भाई ये सब पे आया है, ऐसा नहीं है कि किसी एक मुल्क पे या एक शख्स पे नहीं आया। दूसरी बात यह है कि अगर आपने खुश रहना है तो आप सुबह सुबह उठें और वॉक करें और उन परिंदों की आवाज़ें सुना करें, अल्लाह ताला के बनाए हुए दरख्त और घास और लोगों को देखा करें। आपने खुश नहीं होना, आपको तो अमेरिका भेज दें और आपको डॉलर्स दे दें, आपने खुश नहीं होना। वहाँ पे भी हम चाहेंगे कि हमें इससे आगे इससे ज़्यादा मिले, इससे ज़्यादा मिलना है। सर, गुफ्तगू तो ऐसी ही जारी रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़्म भी हमारी नज़र कर दें। जी, वो जो वायरल है मैं वही सुनाता हूँ, और वो ये है कि हमें बड़ी आदत हो गई है मैं पर्दे चाक करने की, दस्तार उछालने की, किसी का दुपट्टा खींचने की मुझे बहुत आदत हो गई है। तो मैंने अपनी उस आदत को कंट्रोल करने के लिए लिखा था, और वो ये है कि किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। क्या बात, क्या बात, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और इसी वजह से मेरे ख्याल से वायरल भी हुई है, लोगों के दिलों को जाके छुई है ये। तो सर, जब ये लिख रहे थे, क्या कैफियत थी आपकी, क्या पीछे की सोच क्या थी? देखिए जी, ड्रामे की तो बात नहीं करता, क्योंकि ड्रामे के अंदर तो हमें कहा जाता है यार ऐसी चीज़ लिखो, ऐसी चीज़ लिखो, तो फिक्र सुखन में हम बैठे होते हैं और उनकी चीज़ें लिख रहे होते हैं। शायरी मैं करता हूँ अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने लोगों के लिए। सोशल मीडिया जब से आया ना, हमारी ज़िंदगी में परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हम 24 घंटे में से 13 घंटे तो यूं करके बैठे होते हैं। हमें बड़ा शौक है लोगों के ऐप तलाश करने का, बयान करने का। वो यार कुड़ी उत्थे होंदी सी, तेन पता लै दुनिया टीवी ते फला हो गया सी, ऐ जेड़ा प्रोड्यूसर है फला सी। ओ यार, खुदा का वास्ता है, लोगों को जीने दें। इससे ना आपका बिजली का बिल जाता है, ना आपके बच्चों की फीस जाती है, ना गाड़ी में पेट्रोल डलता है। क्यों करते हो ये? अच्छा, फिर शेयरिंग शुरू हो जाती है। 23 करोड़ औरतें घर में महफूज हैं, पाकिस्तान में 12 साढ़े 12 करोड़। एक ज्यादती हुई है,
और जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। तारीख़ अगर आपने नहीं पढ़ी तो काइंडली उसको ज़रूर पढ़िए। इंसान से वाबस्ता यही 3-4 जुराइम है जो आज भी होते हैं। इंसान ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, जबीली तकाजे वही हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर कुछ हो गया है तो यार उसको बार बार शेयर, आप भी कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही हो रहा है, औरत के खिलाफ कोई जुल्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। वो जो जुल्म हुआ, अफसोस है, बेहद अफसोस है, तकलीफ है, लेकिन यार 12.5 करोड़ घर में महफूज बैठी हुई है। इसी तरीके से अगर कोई कत्ल हो जाता है या कोई इस तरह का कोई भी वाकया होता है तो आप ये जरूर सोचा करें, मत शेयर करें। खुदा का वास्ता कोई अच्छी चीज शेयर कर दो, हदीस शेयर कर लें, तो कुरान की आयत का तर्जुमा शेयर कर लें, किसी अच्छे सूफी की बात शेयर कर लें। लेकिन मुझे आदत है कि नहीं, मैं बताऊं वो सबसे पहले मैंने शेयर की थी, ऐसे हुआ था, फला हुआ था। और मुझे बड़ा शौक है, मैं कहता हूँ नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ ये था, वो घर से निकलने से पहले इरादा करके आई थी। यार जाने दें, खुदा का वास्ता है, इदारे मौजूद हैं, वो जाने और वो क्रिमिनल जाने या जिसके साथ ज्यादती हुई है जाने, अपना काम करें। मैं तो ये भी सोचती नहीं यार है इमरान खान जड़ा है ना अमरीका के कहने ते काम कर रहा है। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कुछ भी सोच सकते हैं ना, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। जिया फला के कर रहा है, भुट्टो फला का कर रहा है, एग्जैक्टली। जरदारी। ओ यार जाने दें भाई, अपना काम वेख। औकात मेरी ये है कि मेरे पास खाने को है नहीं, या मैं बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ, तो गल मैं करनी लो, सब कुछ अमेरिका करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इफ्तिखारिफी थोड़ी सी शर्म करो, खुदा का वास्ता लोगों को जीने दो यार। कोई खुशी की बात नहीं कर सकते तो कम से कम गम की बात तो ना करो। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपका एक ड्रामा जो बहुत ही सुपर हिट रहा, नागिन, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताइएगा। क्या सोचा था कि आपने ये बनाना है, क्योंकि ये बाकी ड्रामाओं से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। नहीं, वो मैंने नहीं सोचा था। बाबर जावेद साहब उस वक्त हेड थे जियो के, तो वो उन्होंने बुलाया, इंडिया का नागिन हिट था, उन्होंने कहा जी ये ड्रामा करना है। मैंने कहा जी कर लिख लेते हैं। 2.25 साल फिर उसी को लिखता रहा। उसकी 250 एपिसोड्स थी, मतलब जिसको हम 1 घंटे का ड्रामा कहते हैं। वैसे वो 38 मिनट होता है जी जी। और एनिमेशन थी उसमें। ये एक मिथ है कि नागिन बदला लेती है, तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा, बल्कि मैं पैसों के हवाले से बड़े पैसे कमाए इसके अंदर और इज्जत भी मिली। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ा डिफरेंट निकल के आया था, मतलब हम जो आम ड्रामास देखते हैं, और अब राइटर्स भी, जो सीनियर राइटर्स हैं, वो भी आजकल यही कहते हुए, शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि आजकल ड्रामों में एक ही सीक्वेंस चल रहा है, एक ही स्टोरी हमें नजर आ रही है। देखिए जी, जब कंटेंट जब जो मांगेगा वो देंगे। मैं नहीं दूंगा तो आप लिख देंगी, आप नहीं लिखेंगी तो वो लिख देगा। तो जिसने कंटेंट की बात माननी है वो लिखता है, और जो अड़ जाता है वो फिर फारिग बैठ जाता है। बिल्कुल। और सर आपने 23 साल बानो कुदसिया के साथ गुजारे हैं, उनके साथ वो गुजारे हुए लम्हात किस तरह के थे? क्या क्या आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आई उनसे मिलने से पहले और उनके मिलने के बाद? देखिए जी, चौसा आम जो है ना, जब ये उगता है, इसको आप वक्त से पहले अगर तोड़ लें तो ये खट्टा होता है। कैरी नहीं कहते इसको, जी जी। अचार भी बनाते हैं। चीज को वो प्रोसेस पूरा करने दें, जो होता है उसका वक्त मुकर्रर होता है। मैं उस वक्त कैरी था, मैं अम्बी था, जिसको अम्बी कहते हैं, लेकिन था मैं चौसे के दरख्त से पैदा हुआ हुआ, क्योंकि मेरा बाप अल्हम्दुलिल्लाह माँ सलामत है और उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की। लेकिन वो मैं उस वक्त गुजर रहा था वो खट्टे दौर से। अगर उस वक्त टूट जाता ना तो जो भी खाता उसने कहना था खट्टा है गया। तो उस वक्त में जब मैं कैरी था और अम्बी था, इशफाक साहब मिल गए और बानो आपा मिल गई। अब ये 2 दरवेश वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी आला खिदमत की है कि उसको हम शायद 10,000 नशिस्तों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उनसे मिलने के बाद ये पता चला कि यार बंदे की इज्जत करनी है, बंदे की तारीफ करनी है, अपने आप को कमतर समझना है, किसी के लिए खुशी का बाइस बनना है, किसी के लिए आसानी पैदा करनी है। जबकि पहले मैं ये चाहता था आसानी भी मुझे मिल जाए, तारीफ भी मेरी हो जाए, हकूक भी मुझे ही मिल जाए, बस मैं किसी को कुछ ना दूं। तो ये इन दोनों के ऊपर बात करना इतने कम वक्त के अंदर, मेरा ख्याल ये दरवेश थे और मैं बड़े यकीन कीजिएगा मेरा कि मैं उन्हीं की ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बहुत सी खुशगवार वाक़यात आपके उनके साथ गुजरे होंगे,
उनमें से कोई एक खुशगवार वाकया जो अभी भी आपको याद हो और आप वो उसको याद करते हुए? अशफाक साहब की डेथ के बाद मैं गया दास्तान सराय, उनके घर का नाम दास्तान सराय था, जो कि अब घर वो बिक चुका है। तो मैं गया अशफाक साहब के घर, तो पैकेज बनाना था मैंने, उनकी बरसी का, चौथी बरसी थी उनकी। अच्छा। तो वो रफ़ीक भाई हमारे दरवाजे गेट पे होते हैं, वो तो उन्होंने कहा जी कि वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा जी उनसे कहें कि इफ्तिखार ही आया। उन्होंने कहा जी मैंने बताया तो उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। हम जज्बाती थे, 26-27 साल उम्र थी। मैंने कागज़ पकड़ा, उस पर लिखा, बानो पापा अशफाक साहब सारी उम्र अपने आप को आम आदमी गर्दानते रहे और आम आदमी की बात करते रहे। अगर आज आपने इस आम आदमी से मिलने से इनकार कर दिया तो मैं आपका शुमार ख़ास लोगों में करना शुरू कर दूंगा। नीचे मैंने इफ्तिखारी लिख के साइन करके भेज दी। 10 मिनट के बाद 2 खादमाओं ने उनको उठा रखा है और उनके पैर घिसड़ते हुए आ रहे हैं और दासन सराय के गेट पे वो ऐसे करके ना, मैंने कहा हाँ काका 10। अब मुझे नहीं पता था उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। अब मुझे बताया आपने कोई औरत ऐसी या कोई पाकिस्तानी ऐसा देखा है? हमारे तो सर में दर्द हो जाते, ऐसी कहने यार तू की फ़ोन करी जा रहे हैं, मैं गोली खा के सोता है। ये बानो पापा की बात है। बाबा जी इशफाक साहब की बात, वो आपके मौजू के हवाले से एक बात है। बाबा जी कहते हैं कि मैं जब छोटा था, उनके वालिद साहब थे जानवरों के डॉक्टर, और इंडिया का एक गांव था मुख्तसर, वहाँ से उनका ताल्लुक था ब्रिटिश इंडिया से। तो उनके वालिद को बुलाया गया, सर्कस का हाथी बीमार हो गया। ठीक है। तो अंग्रेज़ कमिश्नर ने फ़ोन किया कि जी इशफाक साहब के वालिद को क्या है। वो वहाँ चले गए, इशफाक साहब को साथ ले गए। तो कहते हैं वहाँ वो एक कीले से बंधा हुआ था हाथी, और एक बारीक सी संगली या रस्सा था जिससे वो बंधा हुआ था। तो टनों वजनी हाथी था। तो इनके वालिद साहब ने जब उसकी सूंड के अंदर वो चेक करने के लिए टेम्परेचर उंगलियां डाली हैं, तो उसने ऐसे करके ना बड़े ज़ोर से सर हिलाया। कहते मैं वहाँ से भाग गया। तो वालिद साहब घर आए, उन्होंने पूछा तुम भाग के क्यों आ गए थे? तो इशफाक साहब कहते हैं मैंने उनसे कहा कि इतना टनों वजनी हाथी था और इतना सा कीला था 1-1.5 फुट का, अगर वो उसको उखाड़ लेता तो वो मुझे रौंद के रख देता। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ये कीला नहीं उखाड़ सकता। तो उन्होंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा कि जब ये बचपन में इसको पकड़ के लाए थे जंगल से, इसी कीले के साथ बांधा था, इसने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की, कीला नहीं उखाड़ सका। 6-7-8 महीने के बाद इसने जोर लगाना बंद कर दिया, और ये एहसास के ख्याल के उस कीले के साथ बन चुका है कि किला मजबूत है, मैं कमजोर हूँ। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसात से ज़रूर ये कहूँगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम हाथी जैसी जिसामत ज़रूर रखती है। तो ये एहसास कि किसी ऐसे कीले के साथ ना बंधे कि ये नहीं हो सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम 23 करोड़ बड़े टैलेंटेड हैं। बेशक। तो उस ख्याल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप यकीन करें सिर्फ ख्याल की ताकत पे और डेर, जुर्रत कि यार मैंने करना है। मैंने मजीद अमजद को पढ़ा, आज़म खुर्शीद को सुना, मैं शायरी करता हूँ। मैं इशफाक साहब के पैरों में बैठा डॉक्टर सजाद साहब के पास जाया करता था, मैं ड्रामा लिखता हूँ। मैं एमी गली मोहल्ले के अंदर डायलॉग बोल के एक्टर हो गया। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन खातिर जमा रखें क्योंकि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अपने ख्याल को ज़रूर स्ट्रांग रखें, किसी ऐसे कीले से ना बन जाए जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाए। शादी लेट होगी तो क्या हो गया, अल्लाह ताला खैर करेगा, हो जाएगी। यार एफर्ट करते हैं, आओ सारे मिलके करें, समाजी सहारा दें एक दूसरे को। आप यकीन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आसूदगी आ जाएगी अगर आप साहिब हाल हो जाएं। और बाबे कहते हैं साहिब हाल वो होता है जो ना माजी की बात करता है, ना मुस्तकबिल के बारे में परेशान होता है, लम्हे मौजूद में जीता है और शुक्र अदा करता है उन नेमतों का जो अल्लाह ने उसको अता कर रखी होती है। बहुत ही खूबसूरत सर आपने बात की है, और मेरे ख्याल से हमें जो सुनने वाले हैं उनके भी दिलों को जाके ये लगी होगी। तो वक्त कम है सर हमारे पास, और मैं चाहूँगी कि एक तो हमें बताइए अपनी किताबों के बारे में। आपकी नई किताब भी आने वाली है, और वो कब आ जाएगी और कब हमें पढ़ने को मौका मिलेगा उसको? कि मेरा ख्याल है कि एक चिकन शोले, एक यूके यात्रा है, वो तो है। अभी अगली जो आ रही है वो आ रही है मेरे अजीज़ो क़ारिब, वो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ पार्क में, वो आ रही है अगली, और उसको मैं इंशाल्लाह जनवरी-फरवरी में यूके लेके जाऊंगा, वहाँ से रिलीज वहीं से पब्लिश होगी। किताबों पे आपके पास टाइम नहीं, तबसरा ही नहीं हो सकता। अगली दफ़ा दोबारा हम आपको इसी पे खाली किताबों पर तबसरा करने के लिए बुलाएंगे। सर जाते जाते हम आपसे सुनना चाहेंगे वही नज़म, एक तो आपने सुना दी है जो वायरल होगी, एक और आपकी जो वायरल हुई है हम दोबारा आपसे वही सुनना चाहेंगे। बस मैं अपने नाजरीन को अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँ, फिर आपकी तरफ आएंगे। और आपका भी सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं।
ठीक है, तो अभी सर पहले हम नज़म सुन लेते हैं। जी सर, वो ऐसा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत का होता है, जोड़ने का। तो वो है कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। और शेर देखिएगा कि तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ, मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। और हासिल कलाम है कि कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ, नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता हूँ, मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़। बहुत ही खूब इरफान साहब, बहुत ही खूब। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं अनाएं बहुत ज़्यादा लोगों में आई जा रही है ना, और ये मेरे ख्याल से इसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आप दूसरों में खुशियाँ देखें, ढूंढें और उनको वो अता करें। आपके हाथ में हर चीज़ है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और इतनी खुशगवार हमारे साथ आपने गुफ्तगू की है। जनाब मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।